फ्रेंड्स, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से अपनी ईवीएस की क्लासेस में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट 2023 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित पर्यावरण के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड, तो चलिए आज के ईवीएस की क्लास में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, 25 नवंबर 2022 को 16:50, ठीक है, 16:50 घंटे पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है और 26 नवंबर 2022 को 12:05 घंटे पर, ठीक है, हावड़ा पहुंचती है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नई दिल्ली से हावड़ा, ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस 25 नवंबर 2022 को, ठीक है, 16:50 पर, ठीक है, घंटे पर नई दिल्ली स्टेशन से चलती है। ओके फ्रेंड्स, फिर वहीं 26 नवंबर 2022 को 12:05 पर घंटे पर हावड़ा पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच की दूरी क्या होगी। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका 1529 किलोमीटर, दूसरा है आपका 1532 किलोमीटर और तीसरा है फ्रेंड्स 1540 किलोमीटर और फोर्थ ऑप्शन आपका लास्ट है कि 1552 किलोमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा 1532 किलोमीटर, ठीक है। सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान या फिर पार्क में हैं, ठीक है, और भूकंप आ गया है। आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कल्पना करना है, ठीक है, कि आप मान लीजिए किसी उद्यान में या फिर पार्क में हैं, ठीक है, और वहां पर भूकंप आ गया है तो आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि इमारतों से दूर खुले में रहिए, दूसरा है निकटतम इमारत से भाग जाइए, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स कि निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए और चौथा है फ्रेंड्स कि पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा कि इमारतों से दूर खुले में रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए भूकंप पृथ्वी की सतह में कंपन होने का अवस्था है, ठीक है, जो बहुत कम समय तक रहता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए भूकंप के समय अगर आप लोगों से हो सके तो घर से निकलकर किसी खुले मैदान में जाएं, ठीक है। यदि आप किसी पार्क में हैं तो इमारतों से दूर रहें क्योंकि देखिए यह गिर सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि देखिए अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो मेज जैसी किसी मजबूत चीज के नीचे लेट जाएं और मजबूती से पकड़ ले ताकि वह फिसले नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका फर्स्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से कला के कौन रूप में, ठीक है, प्राकृतिक रंगों जैसे नील हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला या फिर पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है, बनाना निहित है या फिर बनाई जाती है। तो आपको देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है कि प्राकृतिक रंगों जैसे नील हो गया, हल्दी से मिश्रित, ठीक है, और पुष्प के वर्णों से, पेड़ों की छाल से, ठीक है, इन सभी से जो रंग आपके प्राप्त होते हैं किस पेंटिंग में निहित होता है। आपका पहला है मधुबनी, दूसरा है वर्ली, तीसरा है कलमकारी और चौथा है फ्रेंड्स की फूलकारी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा हो जाएगा, मधुबनी, जो कि आपके बिहार में बनाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, जो मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति होती है वो आपके बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई है, ठीक है, जहाँ पे मिथिला में कौन थी आपकी माता सीता जी, ठीक है, माना जाता है कि माता सीता वही मिथिला की ही थी। तो देखिए फ्रेंड, जो मधुबनी है वो बिहार का एक जिला है, ठीक है फ्रेंड। देखिए इन चित्रों को चावल के चूर्ण के पेस्ट से बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें रंग मिलाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर ऊपर देखिए लिखा ही गया है और हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि इन चित्रों में मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा।
देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऐसे भोज्य पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधों के समान भाग से प्राप्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन किया गया है कि आप ऐसे भोज्य पदार्थों का एक समुच्चय चयन कीजिए जिन्हें पौधों के समान भाग से प्राप्त किया गया है। ठीक है, पहला है आपका ऑप्शन सेव, गन्ना, अदरक, गाजर। ठीक है, दूसरा है हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं। तीसरा ऑप्शन है कि पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी। और चौथा है सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पेड़ों के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका देखिए जो करेक्ट आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या क्या हो जाएगा, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं। ठीक है, यहाँ पर जो आपके ये हैं हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं, ये आपके पौधों के समान भाग्य से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए कुछ पौधे अपने बीजों में भोजन का संग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इन पौधों के बीजों को भोजन के रूप में खाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि गेहूं हो गया, चावल, मक्का, बाजरा, मटर, दालें, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, इस प्रकार से आपके जो भी हैं ये सब आपके पौधों के भाग के समान से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है। ठीक है, नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिससे नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पर क्रम दिया गया है जिससे आपके जो नदी के जल है उसमें अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, तो उसे बताना है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं। ठीक है, प्रदूषण से। ठीक है, और दूसरा है आपका कि जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला तो सही ही होगा कि जो नदी के जल है वो गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं प्रदूषण से। ठीक है, और आपका फ्रेंड्स देखिए बी क्या है कि जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको क्रम वाइज लगाना है। ठीक है, सही क्रम आपको लगाना है। और थर्ड फ्रेंड्स आपका क्या है कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है, बिल्कुल सही। चौथा है फ्रेंड्स कि जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए आपको सही क्रम लगाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है सही क्रम। तो सबसे पहला देखिए आपका जो क्रम हो जाएगा फ्रेंड वो क्या होगा कि जो जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। ठीक है, पहला आपका ये हो जाएगा। तो देखिए डी आपका इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए जो दूसरे नंबर आपका आएगा वो क्या हो जाएगा कि नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स थर्ड ऑप्शन में ए है और किसी में सेकेंड नंबर पे नहीं है। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखिए आपका सही ऑप्शन तो आप मान लेंगे इसी को। फिर इसके बाद देखिए बी आपका सही है कि जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता, बी हो गया। इसके बाद आपका सी हो जाएगा कि सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका DABC, ठीक है, DABC यही आपका देखिए फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। ठीक है, कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको दिया गया है ऑप्शन गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। दूसरा है चावल, गेहूं, ओट्स। और तीसरा है फ्रेंड्स आलू, गुलाब, गन्ना। चौथा है कि गेहूं, गन्ना, चावल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पौधों के प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। ठीक है, पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चावल, गेहूं और ओट्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अनाज एक छोटा सख्त सूखा बीज होता है। ठीक है, और अनाज की जो फसल होता है, ठीक है, अनाज पैदा करने वाला ये पौधा है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इसमें थोड़ा सा और बता दे रहे हैं कि जो अनाज होते हैं वो घास के बीजों से उगते हैं, जैसे आपका गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जाई हो गया, चावल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन यही होगा चावल, गेहूं और ओट्स। ओट्स भी देखिए फ्रेंड्स गेहूं से ही बनाया जाता है। ठीक है, पौधों के प्रवर्धन यानी कि ये बीज से ही बनता है ये सब। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे पीवी सिंधु के बारे में पूछा गया है जो कि एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, और
ये कहाँ की रहने वाली हैं फ्रेंड्स? तो ये आपके तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको बताना है कि पीवी सिंधु संबंध रखते हैं, यानी कि आपका जो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, वहाँ के जो भोजन है कौन से हैं मुख्य भोजन। ठीक है, पहला है आपका इडली चटनी चावल सांबर, दूसरा है रोटी दाल सब्जी आलू पराठा, तीसरा है रोटी सांबर बांस की करी मछली करी फिश करी। ठीक है, और चौथा है फ्रेंड्स की फिश करी मछली करी टेपियोका और चावल। ठीक है, तो इसका देखिए फ्रेंड्स, जो आपका है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, वहाँ की जो मुख्य भोजन है वो आपका यही है फ्रेंड्स, इडली चटनी चावल और सांबर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो तेलंगाना में लोग रहते हैं वो इडली चटनी सांबर चावल यही सब खाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि ए की दो बहनें बी और सी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ए की दो बहनें हैं बी और सी, फिर क्या है ए का डी पति है। ठीक है, ए का पति कौन है डी, और बी सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि ए की जो बहनें हैं बी सी है और जो डी है वो ए का पति है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बी और सी की पुत्रियों का डी से क्या संबंध है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए ए है, ठीक है, ए की बेटी है बी सी और बी सी का पिता कौन सा हो गया डी, तो जो बी सी की बच्चे हो जाएंगे वो डी से क्या संबंध रखता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, डी उनके अंकल है, डी उनकी आंटी है, डी उनका कजिन है और डी उनकी बेटी है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा ये डी जो है उनके कौन से हो जाएंगे आंटी। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है कि बी और सी ए की बहनें हैं। ठीक है, बी और सी ए की बहनें हैं और जो ए है डी उसका पति है, यानी कि बी और सी डी के ननद हुई। ठीक है, इसीलिए जो आपके डी हैं बी और सी के पुत्रियों की मामी हो जाएंगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंटी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है। पहला है सूरजमुखी, दूसरा है आक या फिर मदार, तीसरा है आम, चौथा है जेंथियम। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जो वायु के द्वारा फैलता है वो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आक। ठीक है, यानी कि मदार। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बीजों और फलों के फैलाव के, ठीक है, मुख्य कारक हवा पानी और जानवर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो मदार होता है आक, ठीक है, मदार के बीजों में बाल होते हैं जो उन्हें हवा द्वारा आसानी से ले जाने की अनुमति देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों के हमारे जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये सब देखिए आपको समझ में आ रहे होंगे, और ये सारे ही क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया है, तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, इसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती है। ठीक है, आप दुकान से गेहूं लेते हैं और जो आपकी माँ है उसकी रोटी बनाती है। तो देखिए आगे क्या है कि गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम का चुनाव कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो गेहूं है उससे रोटी बनाने की जो प्रक्रिया है उसका सही चुनाव करना है। पहला है फ्रेंड्स एक पात्र में आटा लें, ठीक है, फिर दूसरा है आटा गूंथे, तीसरा है इसी में है कि रोटी सेक के गेहूं का आटा बन जाएगा, गेहूं का आटा बन जाएगा, ये तो गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा है गेहूं का आटा बनाए, एक पात्र में आटा ले आटा गूंथे, आटा के गेहूं आटे के पेड़े बनाए और रोटियां, ये तो सही है। ठीक है, अगला देखते हैं आटा गूंथे गेहूं को पीसे रोटी बेले और रोटी सेके। यहाँ पर तो सिर्फ फ्रेंड देखिए आटा गूंथे फिर उसके बाद है गेहूं पीसे, पहले तो गेहूं पीसेंगे फिर आटा गूंथेंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है ऑप्शन फ्रेंड्स गेहूं से आटा पीसे गूंथे आटे के पेड़े बनाए रोटी सेके और रोटियां बेले, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पहले आप रोटी बेलेंगे फ्रेंड्स उसके बाद रोटी सेकेंगे। ठीक है, तो आपका देखिए जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा कि गेहूं का आटा बनाए, ठीक है, फिर उसके बाद उसको एक पात्र में आटा लें, फिर आटा को गूंथें, फिर गूंथे आटे के पेड़े बनाएं, उसके बाद रोटियां। तो फिर ये देखिए आपका सही ऑप्शन 2 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड क्या है हमारा।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि। ठीक है, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में जो है खाद उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स, खाद जैव निम्न करणीय है। ठीक है, जो आपके खाद हैं वो जैव निम्न करणीय हैं, ये तो आपका देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही होता है। ठीक है, दूसरा है फ्रेंड्स की खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, खाद से जो है एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ये भी आपका फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल सही है। और थर्ड ऑप्शन है कि खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं, ये भी आपका फ्रेंड्स बिल्कुल सही है कि जो खाद होते हैं उसमें से आपके सूक्ष्म रंध्र बनते हैं। ठीक है, और डी ऑप्शन है फ्रेंड्स कि खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ये नहीं है आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए बी सी, तो देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में है ए बी और सी, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि आप गंगा नदी के आप गंगा नदी के किनारे स्थित शहर की यात्रा करना चाहते हैं। ठीक है, इनमें से किस शहर समूह का चयन करेंगे। आपको फ्रेंड देखिए गंगा नदी के किनारे स्थित शहर की यात्रा करनी है। ठीक है, जो आपके गंगा नदी के किनारे स्थित हो। तो देखिए आपका जो गंगा नदी के किनारे स्थित है कौन कौन से शहर हैं, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। पहला है कोलकाता, कानपुर, वाराणसी। दूसरा है पटना, हैदराबाद, वाराणसी। और अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग। और चौथा है फ्रेंड्स कि दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपके गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है वो आपका यही है, कोलकाता, कानपुर, वाराणसी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए गंगा नदी गंगोत्री, ठीक है, हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलती है। ठीक है, और इसके देखिए फ्रेंड्स कई सहायक नदियां होती हैं। ठीक है, मुख्य नदी के दाहिने और बाएं किनारे से ये मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ये जो आपके कोलकाता, कानपुर और वाराणसी सहित कई महत्वपूर्ण शहर इसके तट पर स्थित हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोलकाता, कानपुर और वाराणसी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा युग्म सबसे सही है। पहला देखिए गेहूं मुसला जड़, धनिया मुसला जड़, गाजर झकड़ा जड़ और बांस जो है वो मुसला जड़। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन है सही, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, जो धनिया है वो मुसला जड़ है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स तुलसी, धनिया और चना, ठीक है, गुलाब की पत्तियों में जालीदार शीरा विन्यास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जालीदार शीरा विन्यास वाली पत्तियों में शिराएं जल से पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं। इसलिए फ्रेंड्स देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो टू होगा कि धनिया मुसला जड़ है। ठीक है, सही युग्म आपका यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव सार्प या फिर सर्प कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो सांप, कछुआ और गिरगिट का निकटतम संबंधी कौन है किससे। ठीक है, तो पहला है मेढक और दूसरा है छिपकली, तीसरा है चमगादड़, चौथा है मछली। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन सा होगा, यहाँ पर छिपकली हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सरीसृप, ठीक है, सरीसृप ठंडे खून वाले जानवर होते हैं जिनकी सूखी त्वचा सल्कों से ढकी होती है। ठीक है, ठंडे स्थानों को छोड़कर हर जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए सांप, गिरगिट, छिपकली सभी सरीसृप हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि निम्नलिखित में से पेंगुइनों, ठीक है, निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पेंगुइनों का लाक्षणिक गुण बताना है कि वो जो नहीं है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये जो पेंगुइन होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, और ये सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ अच्छी तरह मिल जाता है। तो देखिए उसके क्या गुण नहीं है यहाँ पर आपको बताना है। पहला है उनकी त्वचा मोटी और उनके शरीरों में बहुत ही वसा होता है। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखिए जो ये आपके पेंगुइनो होते हैं ये उनकी त्वचा मोटी और उनके शरीर में बहुत सारे वसा होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। और दूसरा है उनके शरीर धारा रेखीय होते हैं। ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा है वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, वो अपने वातावरण के अनुसार रंग नहीं बदलते हैं। ठीक है,
और चौथा है फ्रेंड्स कि वे साथ साथ इकट्ठे होकर चिपक कर जीवित रहते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, तो वही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा ही गलत है। ठीक है, नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपसे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि बोलती इमारतें, ठीक है, बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा डैश से परिचय कराता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स बोलती इमारतें जो आपके गोलकोंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। ठीक है, ये आपका एक चैप्टर है बोलती इमारतें ईवीएस में। ठीक है, यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा और क्या से परिचय कराता है, और किस चीज से परिचय कराता है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कि तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं। ये तो फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल सही है, जो गोलकोंडा के किले हैं ये आपके तकनीकी अभिकल्पना और जल के उपयोगों, पूर्व समय की व्यवस्थाओं जो भी थी उसके बारे में आपको परिचय कराता है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि गोलकोंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन। ये तो इसमें नहीं होगा, परिचय इससे अब वो नहीं कराता है। ठीक है, और सी ऑप्शन है फ्रेंड्स कि युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन। ये भी आपका फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। ठीक है, और चौथा है फ्रेंड्स कि स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ने। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। तो देखिए ए, सी और डी यही तीनों सही है। कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स? ऑप्शन फर्स्ट में। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ईवीएस का एक पाठ, ठीक है, ईवीएस का एक पाठ खत्म हो जाए तो डैश विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जब ईवीएस का एक पाठ में खत्म हो जाए तो डैश विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? ठीक है, तो चलिए आगे ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स इसमें कि लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा है विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है। तीसरा है विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। ये तो आपका करेक्ट ही होगा फ्रेंड्स। और चौथा है कि कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़कों पर और कुछ हवा में उड़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका थर्ड हो जाएगा कि विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी फ्रेंड्स आप सभी लोग थ्योरी में पढ़े ही होंगे, यहाँ पर तो केवल हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। बस जब अगली बार आपका सीटेट दिसंबर का आएगा तो हम आप लोगों के लिए थ्योरी की क्लास भी चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपसे भी ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। पहला है समझ, दूसरा है अनुप्रयोग, तीसरा है सृजन और चौथा है फ्रेंड्स विश्लेषण। तो देखिए जो आपका उच्चतम वर्ग है ब्लूम के अनुसार वो आपके क्या हो जाते हैं? सृजन। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक डोमेन द्वारा हमारे पास पहला क्या होता है? ज्ञान, दूसरा होता है बोधगम्यता और तीसरा होता है अनुप्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो ज्ञान होता है वो याद रखें। ठीक है, उसमें होता है नींव, निचले स्तर की सोच कौशल, और जो बोधगम्यता फ्रेंड्स होता है उसमें अर्थ समझना, पुनः दोहराना, समझाना, सारांशिक करना होता है। ठीक है, और जो आपका अनुप्रयोग होता है फ्रेंड्स उसमें उपयोग सामग्री, सार से व्यवहारिक। ठीक है, और चौथा होता है फ्रेंड्स आपका विश्लेषण, पांचवा होता है संश्लेषण और छठवां होता है आपका मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका उच्चतम वर्ग है वो आपके सृजन से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो थर्ड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है
हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विधियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। ठीक है, कोई एक ईवीएस का शिक्षक है फ्रेंड्स, तो वो विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थी के आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो द्वारा, दूसरा है उपाख्यात्मक रिकॉर्ड द्वारा, तीसरा है रूब्रिक द्वारा, चौथा है संचयी रिकॉर्ड द्वारा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा रूब्रिक द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रूब्रिक मूल्यांकन जो होता है वो जो आपका रूब्रिक होता है, ठीक है, वो एक मूल्यांकन का ही एक रूप है। ठीक है, जो स्पष्ट रूप से छात्र के काम के सभी पहलुओं के लिए प्रदर्शन मानकों की पहचान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें देखिए लिखित से लेकर के मौखिक तक शामिल होता है और इसका उपयोग ग्रेड, असाइनमेंट, कक्षा में भागीदारी और कुल ग्रेड के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका रूब्रिक द्वारा होगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स की, देखिए क्वेश्चन है कि ऐसा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका, ठीक है, अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन से कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आयशा जो है, जो कि एक शिक्षिका है, ठीक है, वो अपने कक्षा 5 के विद्यार्थियों से कहती हैं कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उपयोग की जाने वाली सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि इस क्रियाकलाप में कौन से कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो पहला है आपका अवलोकन, मापन, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना। दूसरा है चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना। तीसरा है अवलोकन, अनुमान लगाना, मापन व वर्गीकरण। और चौथा है फ्रेंड्स अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना व संप्रेषण करना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके क्रियाकलाप के कौशल जो प्रोत्साहित किए जा रहे हैं वो आपका सबसे करेक्ट क्या हो जाएगा, अवलोकन, फिर उसका वर्गीकरण करना, फिर उसका निष्कर्ष निकालना, उसके पास संप्रेषण करना। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ईबीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्ययी और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है वह है, पहला है सहयोगात्मक उपागम, दूसरा है समाकलित उपागम। ठीक है, और आगे देख लेते हैं तीसरा क्या है। तीसरा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है क्रियाकलाप उपागम और चौथा है व्याख्यान संग प्रदर्शन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्ययी और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग करता है। ठीक है, तो ये आप जो दोनों का उपयोग करता है फ्रेंड्स, तो उसका क्या हो जाएगा सही आंसर, उसको हो जाएगा समाकलित उपागम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो एकीकृत दृष्टिकोण होता है, ठीक है, एकीकृत दृष्टिकोण में वैचारिक दृष्टिकोण और प्रक्रिया दृष्टिकोण दोनों शामिल होता है। ठीक है, तो एकीकृत दृष्टिकोण से बच्चे में बेहतर सीखने की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन समाकलित उपागम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों के अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है। वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है, तब वह बीजों को पहचानने एवं उनका नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि को उपयोग कर रही है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड जो रमा है वो अपने विद्यार्थियों से कहती है बीजों के अंकुरण के पाठ में, ठीक है, कि वहाँ पे एक पाठ योजना बनाती है कि जो कई प्रकार के विभिन्न बीज होते हैं उसको छूकर अपने बच्चों को महसूस कराती है। ठीक है, तब वह बच्चों से बीजों को पहचानने एवं उनका नाम बताने को कहती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि यह शिक्षण की किस विधि का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, पहला हो जाएगा समस्या समाधान, तीसरा हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम, तीसरा हो जाएगा प्रदर्शन और चौथा हो जाएगा फ्रेंड्स व्याख्यान विधि। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रदर्शन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स जो आपके बीज अंकुरण की अवधारणा को छात्रों को बीज बोने, उनके विभिन्न चरणों पर ध्यान दे रहे और उन्हें स्वयं के कार्यों के परिणाम को करने हैं। ठीक है, और अनुभव करने से सीखने के रूप में सीखने के लिए कहकर सबसे अच्छी तरह से सिखाया जा सकता है। ठीक है, इस जानकारी को बनाए रखने के लिए लंबी अवधि के लिए
ये अवधारणाएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रदर्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि टीना एक ईवीएस शिक्षिका, ठीक है, टीना जो है वो एक ईवीएस की टीचर है, यानी कि शिक्षिका है। तो देखिए आगे क्या है कि विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा है? पहला है जांच सूचियों का प्रयोग आसान है। दूसरा है जांच सूचियों के लिए विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स कि जांच सूचियां छात्रों की उपलब्धियों का विवरण देती हैं। चौथा है उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो आपको जो आकलन में रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है, जांच सूची का प्रयोग के लाभ बता रही है, वो उसका सही का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ, के उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूची की व्याख्या करना आसान है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है फ्रेंड्स कि यात्रा का विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है? ठीक है, यात्रा का विषय या आपका जो यात्रा का विषय है यानी कि ईवीएस में, उसको पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों से यात्रा से संबंधित चित्र एकत्र करने के लिए कहना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये तो नहीं होगा यात्रा पढ़ाते समय, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों से आपस में यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना, ये भी फ्रेंड्स आपका नहीं होगा। और तीसरा है फ्रेंड्स कि यात्रा तथा टिकटों के प्रकार पर शिक्षिका द्वारा डिजिटल प्रस्तुतिकरण करना। और चौथा है यहाँ पर फ्रेंड्स कि शिक्षिका तथा शिक्षार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने आपसे पहले ही बताया है जहाँ पे अनुभव के संदर्भ में, ठीक है, संदर्भ भी आ गया, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव भी आ गया, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सबसे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सबसे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मिली, ठीक है, मिली एक 6 वर्षीय बालिका अपने चीजें जैसे कि क्ले डो, किताबें, वर्कशीट्स, रंग इत्यादि यानी कि किसी के साथ साझा नहीं करती है। ठीक है, उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करके किसी भी सहयोजक, ठीक है, किसी भी सहयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहला क्या है कि मिली को समझाइए कि वह अपनी वस्तुएं दूसरों से साझा करे। ठीक है, और दूसरा है फ्रेंड्स कि अन्य सभी छात्रों को समझाइए कि वे मिली के स्वत्वात्मक व्यवहार के साथ समायोजन करें। तीसरा ऑप्शन है उसके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर उसके व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगी। और चौथा है कि मिली के व्यवहार के सामाजिकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह कार्य का संचालन करेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, अध्यापिका को क्या करना चाहिए, तो वो यही करना चाहिए फोर्थ ऑप्शन की जो मिली का व्यवहार है, ठीक है, उसके समाजीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूहों के कार्य का संचालन करेंगे। ठीक है, तो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स देखिए यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करती है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर आपको फ्रेंड्स बताना है कि ईवीएस की कौन सी शिक्षण है जो सामाजिक रचनावाद उपागम का अनुगमन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि कहानी, कविताएं तथा असल जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना जिससे विविध कक्षाओं के अनुसार हो सके। ये तो देखिए फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही है कि जो आपके कहानी, कविताएं हैं जो असल जीवन के वर्णनों को, ठीक है, पाठ्य पुस्तक में शामिल करें, तो ये आपका बिल्कुल सही जगह। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत, ये तो बिल्कुल फ्रेंड्स गलत है, मानक भाषा में। ठीक है, तीसरा है संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाए, ये देखिए बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स की स्थानीय भाषा, ठीक है, संदर्भ को समझ करने के लिए। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे तो सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्थानीय भाषा दिया है यानी कि उसकी मातृभाषा, ठीक है, ये आपका सही होगा ऑप्शन।
ओके। फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंड्स कि ईवीएस शिक्षण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर के मानकीकृत आकलन हो। यहाँ पे फ्रेंड्स मानकीकृत नहीं होगा, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ए और सी फर्स्ट ऑप्शन में, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका वो क्या है, भूमिका निभाना। दूसरा है सर्वेक्षण। तीसरा है क्षेत्र भ्रमण। और चौथा है व्याख्यानों द्वारा शिक्षण निर्देशन। और जो पांचवा ई ऑप्शन है वो है संवादात्मक शिक्षण। तो देखिए फ्रेंड्स जो इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डी, ठीक है। ईवीएस की कक्षा में जो उपयुक्त उपागम नहीं है, ठीक है, वो आपका यही है कि व्याख्यानों द्वारा शिक्षण निर्देशन, ठीक है। ईवीएस में फ्रेंड्स क्षेत्र भ्रमण कराना चाहिए, न कि व्याख्यान देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1, ठीक है, यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गलत ही पूछा था, क्योंकि नॉट ये पूछा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कि सीना, ठीक है, सीना जो एक कोई छात्रा है वो दृष्टि बाधित है तथा ईवीएस की कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही हैं तथा सीना, देखिए सीना क्या है, जो सीना है वो भ्रमण पर जाना चाहती है, आप क्या करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि उसके अभिभावकों से कहें कि उसे मना करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में उसके लिए जोखिम हो सकती है। ये तो आपका फ्रेंड्स गलत हो जाएगा कि आप उसे मना कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो जाना चाहती है तो। और अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि उसके अभिभावकों को सलाह दे कि उसे जाने की अनुमति दे दे। ये भी यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल सही तो नहीं होगा, बट आगे हम लोग और भी ऑप्शन देख लेते हैं। सी है आपका फ्रेंड्स कि उसके सबसे अच्छे मित्र को जिम्मेदारी सौंपे कि वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे, ठीक है, ये आपका हो सकता है फ्रेंड्स। और डी ऑप्शन है कि 4 से 6 विद्यार्थियों का समूह बनाएं तथा प्रत्येक समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारियां सौंपे। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, आपका सबसे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वहां पर आपका सी और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में सी और डी है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो ईवीएस में भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन है, ठीक है, उसका संकेतक क्या है। तो पहला ऑप्शन है अवलोकन। और दूसरा है आपका चर्चा करना। तीसरा है साथ मिलकर काम करना सीखना। और चौथा है प्रयोग। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे आपका करेक्ट हो जाएगा वो यही होगा कि साथ मिलकर काम करना सीखना ईवीएस की क्लास में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है या फिर कर रही है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे नॉट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए कि ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा अपने अन्वेषी प्रश्न पूछता है, यानी कि अन्वेषी का मतलब खोज करना, ठीक है, तब वो अपने कौन से कौशल को बेहतर कर रहा है। तो यहाँ पर पहला होगा फ्रेंड्स सुनने का कौशल। दूसरा है प्रदर्शन कौशल। चौथा है फ्रेंड्स आपका विवेचना कौशल। और तीसरा था वो, चौथा है आपका समालोचनात्मक चिंतन कौशल। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नॉट वाले क्वेश्चन पूछे हैं तो आपका सबसे गलत तो आपका यही है नॉट, ठीक है, समालोचनात्मक। बल्कि जो उसमें अन्वेषी प्रश्न पूछता है तो उसमें सुनने का भी कौशल, प्रदर्शन कौशल, विवेचना कौशल, ये तीनों सही है, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन गलत है, इसलिए वही सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गलत ही पूछा है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए ईवीएस की क्लास में बस 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए। और प्लीज़ आप लोग सभी लोग कमेंट करिए आपके आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। और आप लोग फ्रेंड्स देखिए कोशिश करिए कि आप लोग का ईवीएस में 30 में 30, क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन आपके लिए उठाया है वो सभी आपके ऑनलाइन जो भी आपके ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है उसी से उठाए हैं, ताकि उसी से संबंधित देखिए आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे 20 अगस्त को, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से करिए। देखिए फ्रेंड्स हम लोग जो वीक के आपके 7 डेज है, हम लोग 7 डेज मेहनत करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आराम करना हराम होता है, ठीक है, आराम हराम है, ये किसने दिया है आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके फ्रेंड्स, तो आज की ईवीएस की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने सीडीबी की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।